अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की मईशत की, मगर नारों के पर्दे चाक करके, सरकारी बयानियों से बाहर निकलकर और इस सच के साथ जो आवाम की ज़बान पर है। क्योंकि आज सवाल ये नहीं होगा कि डॉलर नीचे आया या फिर ऊपर गया, सवाल ये नहीं कि स्टॉक मार्केट ने आज तालियां बजाई या फिर आहें भरी, सवाल ये भी नहीं है कि दौरे कितने कामयाब हैं। असल सवाल ये कि क्या ये मईशत 25 करोड़ इंसानों का बोझ उठाने के काबिल है भी या नहीं। क्या हुकूमत या अपोजिशन में से किसी के पास हकीकी तरक्की का कोई प्लान है भी या नहीं। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास में कहा था कि 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। तो आज सवाल यह है कि 2025 कितनी तरक्की देकर जा रहा है। मईशत के इस्तेहकाम की खबरें तो दी जा रही हैं, मगर आम आदमी की जिंदगी में मुआशी आसानी के आसार क्यों दिखाई नहीं देते। हुकूमती बयानात में महंगाई के कम होने, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, करंट अकाउंट खसारे में कमी और IMF प्रोग्राम की बहाली को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो बेहतरी है ये पायदार है या फिर महज वक्ती इंतजामी सांस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका है। जरा सुनिएगा। The reigns of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs. And the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. I can say today with a sense of relief and sense of achievement that Alhamdulillah Pakistan is economically out of woods. अब दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 20 महीनों के दौरान मुल्की कर्जों में गैर मामूली इजाफा सामने आया, जिसकी तफसीलात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात में वाज़े तौर पर दर्ज हैं। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के 20 महीनों में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो मुल्की मईशत के लिए एक संजीदा सवालिया निशान है। साथ ही वजारत खजाना की जानिब से जारी मालियाती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक जारी पहली तिमाही में जो हुकूमत के इंतज़ाम हैं, सिविल हुकूमत के इंतज़ाम के जो अखराजात हैं उनमें 13% इजाफा हुआ और मौजूदा माली साल में ये अखराजात बढ़कर 161 अरब 20 करोड़ रुपए तक जा पहुँचे हैं। फिर 4 साल के वक्फे के बाद जारी होने वाले लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता 21 वर्षों में बुलंद तरीन सतह पर है। मगर असल अलमिया इन नंबरों के पीछे छुपा हुआ है। तशवीशनाक पहलू ये है कि 59 लाख बेरोजगार अफराद में से 77.5% तालीम याफ्ता हैं, जिनमें से तकरीबन 10 लाख के पास डिग्रियां मौजूद हैं। और यही वो तबका है जो मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। 10 माह में 6,15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में जा चुके हैं, जबकि हजारों एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड होकर माली और नफसियाती तबाही का शिकार हो गए। गुज़श्ता 3 वर्षों में पाकिस्तान से मुतादिद आलमी कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल पाकिस्तान, टोटल एनर्जीज, टेलीनॉर पाकिस्तान, फाइजर, उबर, करीम। एक आज़ाद सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि मुल्क की माशी सूरत हाल मजबूत है, जबकि 89% पाकिस्तानी घरेलू अशिया की खरीदारी में खुद को पूरे एतमाद महसूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही। रवां बरस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीबन 28 गैर मुल्की दौरे किए। तो सवाल ये कि दौरे कितनी सरमायाकारी लाए। इंतखाबात से पहले किए गए वादों, सस्ते बिजली बिल, रोजगार के जो मौके हैं, मुआशी रिलीफ और आज की ज़मीनी हकीकत में वाज़े फ़र्क नज़र आता है। हुकूमत ये मौके इख्तियार करती है कि उसे बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल जो एक मईशत है वो मिली थी, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं किसी एक हुकूमत या एक दौर की पैदावार तो नहीं है, बल्कि दहाइयों पर मुहित पॉलिसी नाकामियों, अशराफिया नवाज फैसलों और इस्लाहात से अफराज का नतीजा कहला सकती हैं। मगर अवाम के लिए ये जो दलील है, ये जो आर्गूमेंट है, ये वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जो पहली तकरीर है उसमें क्या कहा था कि पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा करेंगे, जो मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। अब पिछले 2 साल से हमें बताया जा रहा था कि मुश्किल फैसले हो गए, अब इस्तेहकाम आ गया, डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसकी कीमत अदा कौन कर रहा है। ये कीमत यकीनी तौर पे अवाम अदा कर रही है, महंगाई की सूरत में, बिजली और गैस के बिलों की सूरत में और टैक्सों के तूफान की सूरत में, सबसे बढ़कर रोजगार के खात्मे की सूरत में। और आज पाकिस्तान में बेरोजगारी
की जो शरह है वो 7.1% है, जो पिछले 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। सिर्फ 10 महीनों में 6 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरूने मुल्क चले गए हैं, जैसे कि मैंने को पहले भी बताया, और हमें बताया गया कि सनत को सहूलत दी जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है कि जो सनती पैदावार है उसकी रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। तवानाई महंगी, टैक्स गैर यकीनी, पॉलिसी बार बार तब्दील और रेगुलेटरी जो दबाव है वह नाकाबिले बर्दाश्त। नतीजा, रिजल्ट, बरामदात कम हो रही हैं, दरामदात बढ़ रही हैं। हुकूमतें कहती है कि जी हम तो किफ़ायत शारी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामी अखराजात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, अगर रियासत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती तो अवाम से कुर्बानी कैसे मांगती है? असल मसला ये कि हमने मईशत को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं है। गुज़श्ता दिनों एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो क्या जी कि जी SAFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सालाना इजलास में बताया कि मुल्क का कोई वाज़ेह ग्रोथ प्लान मौजूद ही नहीं था। तो क्या हमने ग्रोथ प्लान को तकरीरों तक महदूद रखा? आज हुकूमत के दावों, वादों और बयानिए के दरमियान मुल्क की मईशत आखिर खड़ी कहां पर हुई है? इस पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे। मुझे मौजूद मेहमान ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे SM तनवीर साहब, हुमायूं इकबाल शामी साहब, कामरान अरशद साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हुमायूं इकबाल शामी साहब सदर पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद साहब ने हमें ज्वाइन करे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। कुछ देर के बाद SM तनवीर साहब बिजनेसमैन है जी, पैटर्न इन चीफ हैं FPCCI, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हुमायूं साहब आप सामने बैठे हैं। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं कामरान अरशद साहब से अगर शुरू करना चाहूँ। कामरान साहब, नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जो इफ्तारी तकरीब है, उस तकरीब में खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि जी इत्मीनान है कि पाकिस्तान जो मुआशी बहरान है उससे निकल चुका है। सर आप किस हद तक अग्री करते हैं कि जो मुआशी बहरान जिसका जिक्र किया जाता था हम उससे निकल चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो एक बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी जी, सन 2022 की गर्मियों में एंड 23 की तक, शायद हम उससे तो निकल गए हैं, लेकिन तो रिक्वायर्ड है वो जो इकोनॉमिक इमरजेंसी थी वो थी जब हम IMF प्रोग्राम में जा नहीं पा रहे थे। फिर वो सारी शराइत पूरी करके जो IMF ने आपके सामने रखी थी, हम सितंबर 2024 में उनके एक 37 महीना लॉन्ग प्रोग्राम में चले गए और एक शॉर्ट फाइनेंसिंग IMF ने आपको दी थी, फिर आप एक 37 महीने के प्रोग्राम में चले गए। इशू ये है कि अब आपकी इस वक्त इंपोर्ट का नंबर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जो अभी तक 4 महीनों की इंपोर्ट है वो तकरीबन $23 बिलियन को टच कर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आज़ादो शुमार हैं। एंड जो आपकी एक्सपोर्ट है वो स्टैगनेंट है। जो नवंबर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं वो आपके सामने, उसमें इज्तिमाई एक्सपोर्ट को 15% गिर चुकी है, 14.5-15%, टेक्सटाइल 2%, एंड एक्सपोर्ट है वो बढ़ चुकी है। तो आपका नतीजतन करंट अकाउंट डेफिसिट भी पिछले साल की निस्बत इस साल सेम टाइम फ्रेम में बढ़ गया, आपकी इंपोर्ट भी बढ़ गई है। गवर्नमेंट को सिर्फ इस वक्त इस चीज़ का बेनिफिट आ रहा है कि उनके पास पहली दफ़ा 76 साल में 3 मुल्कों की अमानत या सेफ्टी डिपॉजिट $9 बिलियन की सूरत में पड़े हैं, जो पहले माजी पास नहीं थे। दूसरा, ये जो भी साल खत्म हुआ उसमें 30 बिलियन से $38 बिलियन की रेमिटेंस पे चले गए। अगेन रेमिटेंस एक कैश फ्लो आइटम नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा इधर भेजा है अपने अजीजों अकारिब और अखराजात मीट करने। और तीसरा, ये टैक्स नेट को 8.3 से 12.3 तक ले गए हैं टैक्स कलेक्शन, एक वन टाइम। लेकिन वो सारी उम्र तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि टैक्स कलेक्ट बढ़ती रहेगी। तो ये इनको अभी इन 3 चीजों का कंफर्ट है। चौथा, कि जो 36 या 37 खरब के बैंक डिपॉजिट्स हैं उसमें से 30 खरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक से लिया हुआ। तो इस चीज पर गवर्नमेंट इस वक्त कंफर्ट, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन इग्नोर हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। अजय सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप कैसे देख रहे हैं कि वाकई जो कह रहे हैं कि इग्नोर हो रहा है, ये हो रहा है? इंपोर्ट्स का जिक्र हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे हम हमेशा जोर देते हैं, तकारीर में भी हम कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। एक्सपोर्ट्स हमारी क्यों नहीं उस तरह बढ़ पा रही? फिर सनतकारी कहती तवानाई टैक्स हो गया, रेगुलेटरी जो लागत है वो बिल्कुल हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। तो अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज़ होगा।
ये बहुत अच्छी आपने बात की एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो बात है, क्योंकि हर मैं पिछले 10-12 साल से सुन रहा हूँ कि हम अगले 5 साल में एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता गवर्नमेंट के पास वो बनाने का, क्योंकि वो कैसे बढ़ जाएगी। आप देखें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस चाहिए, आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही कोई नहीं है। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? हाई यूटिलिटी रेट्स, हाईएस्ट आपके मुल्क में दुनिया का तो नहीं मैं कहता, लेकिन हमारे खिते में हाईएस्ट हमारे टैक्सेशन रेट्स हैं। यानी ये तकरीबन हमारे वो जो स्कैंडिनेवियन के मुताबिक हैं, जहाँ पर कि एक वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पेंशन भी मिलती है, वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता। तो और फिर हाई आपके साथ, उसी के साथ आपका जब इंडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके हैं, तो मेरा मतलब है इन हालात के अंदर आपका 50 कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो 52% तक जा चुका है, इंडिविजुअल का 45% तक जा चुका है, यानी ऑलमोस्ट 50%। तो मुझे ये बताइए कि एक शख्स 100 रुपये कमाएगा और 100 रुपये में से, और इतनी मुश्किलात के बाद जिस मुल्क के अंदर 120 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हुई और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी हाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं, उसके बावजूद क्या करें? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपके नहीं हो रही, आपकी FDI नहीं आ रही, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो आपका ओवर टैक्सेशन है। और इतनी ज़्यादा टैक्सेशन है आपके मुल्क के अंदर कि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना कि आप कहें कि जनाब हमारे मुल्क में हम एक रोड मैप दे दिया कि हाँ जी 5 साल के बाद हम जनाब हमारी एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? अभी आप देख लीजिए, पहले ही आपको बजट में आपके बात को मैं कंक्लूड कर सकते, हमारे पास रोड मैप नहीं है, नहीं होता। नहीं देखें, रोड तो दावे किए थे रोड मैप तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं, रोड मैप प्रॉपर नहीं होता। आप देखें, आप एक ऐसे, सॉरी टू से, जो भी आता है वो तो ऐसा रोड मैप बताता है कि बस यही पूरा मैप है, लेकिन क्या उस पर अमल नहीं किया जाता? देखें, बात सुने, एक फिक्टिशियस किस्म की आप एक बना के बना लेते हैं। मैं आपको बताऊं, 2000 ये जब जून 2024 का बजट आ रहा था, जो 2024 यानी लास्ट बजट, नॉट दिस वन, इससे पहले तो मैं PTV पर था, मैं इसमें इसी प्रोग्राम में जो बजट ट्रांसमिशन में, तो उस वक्त मुझसे ये सवाल किया गया, एक इंडस्ट्री हमारे साथ एक बहुत बड़े इकॉनमिस्ट बैठे हुए थे, उनसे कहा कि जी आप बताएंगे इस साल ये जो गवर्नमेंट ने जो 33% ग्रोथ रेट रखा है इनकम टैक्स का, क्या ये अचीव हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हो जाएगा। मुझसे पूछा, मैंने कहा कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर उन्होंने कहा 30% हुआ, मैंने कहा लास्ट ईयर तो 28% तो इन्फ्लेशन रेट था आपका, इसलिए आपका 30 हो गया, अब कैसे होगा आपका? और वही हुआ। और मैं जो चीज़ें बताई थी वही बात में जो लास्ट 4-5 महीने पहले FBR के चेयरमैन ने बताया कि इस वजह से नहीं हुआ, कि इस वजह। तो बात यह ना कि आप जो भी आप रोड मैप देते हैं ना, उसको उसकी बेस लेकर चलें कि एक्चुअल बेस क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया, उसके मुताबिक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। ठीक है कामरान साहब, ये जिस तरह भी बात कर रहे थे हुमायूं साहब के, अचीव उस तरह नहीं हो सका, तो रोड मैप तो होता है, लेकिन अच्छा एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल है कि हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं कि जी हम ग्रोथ रेट की बात कर लें, एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात हो रही थी कि इतनी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, तो जो हम सोच रहे होते हैं ऑफ कोर्स उतना तो हम नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपेक्टेशन से करीब करीब भी हो चलें, 19-20 का फ़र्क हो तो एक्सेप्टेबल होता है कि जी बहुत अच्छा अचीवमेंट है, हमने अपने गोल को किसी हद तक अचीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 100% हम नहीं कर सकते, 90% भी नहीं कर सकते, हमने एक टारगेट सेट किया और हम उसके करीब करीब जाके कहीं खड़े हो गए, तो वो भी हमारी किसी हद तक कामयाबी होती है, एफर्ट्स नज़र आती हैं। लेकिन जब उस टारगेट के हम बिल्कुल करीब भी ना पहुंचे हों तो फिर उसमें नेग्लिजेंस होती है, उसमें आपकी तैयारी सही नहीं होती है। फिर मेरे जहन में अक्सर सवाल आता है कि जो मुशीरान होते हैं, जो गाइड करने के लिए होते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज होती है उन सब्जेक्ट्स में, तो फिर वो क्या गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं? हमारे पास ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, कोई 5 ईयर प्लान हुकूमत के पास नहीं। ठीक है, हुकूमत, मैंने आपने जब मुझसे पहला सवाल पूछा था, मैंने आपको बताया था हुकूमत इन 4 चीजों पे कंफर्टेबल बैठ गया। ठीक है, रैकेट टैक्स कलेक्शन, जो कि आपने सैलरीड क्लास को एंड रजिस्टर्ड को स्क्वीज कर लिया, साथ में रैकेट रेमिटेंस, रैकेट टैक्स कलेक्शन, साथ में 2 और फैक्टर्स थे कि इन्होंने कमर्शियल बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया। वो भी एक बहुत वरीसम साइन है कि अगर 36 से 37 खरब कमर्शियल बैंक्स के पास 36 खरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टी बिल्स के तहत उठा लिया, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कोई क्रेडिट रहा नहीं गया, और बैंक्स अपने लिए फिर सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये प्राइवेट सेक्टर पैसा देने की, जब हुकूमत पाकिस्तान ने 9.5-10 पैसा उठा लेना, ना कोई मेहनत करनी है, ना कोई हमें फैसिलिटी बनानी है, ना एवैल्यूएशन करनी है। जनरल यूब के दौर में आपकी 10 ईयर इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो मलेशियंस, कोरियंस एंड दूसरी कौमों से लोग आके, उनके इकोनॉमिस्ट्स आके हमारे ब्लूप्रिंट्स कॉपी करके तरक्की कर गए,
और हम लोग पीछे रह गए, और एंड हमारे यहाँ समहाउ हम सियासत की नज़र हो गए। हमने जो इकोनॉमिक तरक्की करनी थी, जो कैपिटलिज्म का रोल आउट करना था, कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स करने थे, हमने वो किए नहीं। खित्ते की महंगी तरीन बिजली आपके पास है, खित्ते की महंगी तरीन गैस आपके पास है, खित्ते का सबसे ऊंचा इंटरेस्ट रेट आपके पास है, खित्ते की सबसे ज्यादा टैक्सेशन जैसे हुमायूं साहब ने की वो भी आपके पास। लेकिन कामराज से सॉरी की बात काट रही हूँ, लेकिन अगर अयूब खान साहब के दौर का आपने जिक्र किया 1958 से 68 तक जो दौर रहा था, वो जो 10 साल थे पाकिस्तान का सुनहरी दौर कंसिडर होता है। आप सब अग्री करेंगे कि उस दौर में हमने बहुत तरक्की की, डैम्स हमें मिले उस दौर में, सीमेंट इंडस्ट्री बनी, बहुत सा हमने काम किया। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, मईशत के लिए एक बेहतरीन गोल्डन एक एरा कंसिडर होता है वो दौर। हम अगर डैम्स की बात कर लें 1961 से लेके ऑनवर्ड, उनके दौर में वारसक बना, मंगला बना, सिमली बना, रावल बना, हब बना, खानपुर, तरबेला, ये सारे डैम्स उन्होंने हमें दिए। तो उस दौर में जो तरक्की थी, तरक्की की जो शरह थी, उसकी आपको वजह क्या समझ आती है? उसको बाद में हम मेंटेन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए। इसलिए हम सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि हमारा फोकस लूज हो गया और हम चीजों की नजर हो गए। इस वक्त अब कोई ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान दुनिया का ऑफिशियली 5वां बड़ा मुल्क एट 25 करोड़ 65 लाख एंड अनऑफिशियली शायद चौथा बड़ा मुल्क है। नंबर 1 इंडिया है 1 अरब 44 करोड़, नंबर 2 चाइना है 1 अरब 41 करोड़, नंबर स्टेट्स ऑफ अमेरिका तकरीबन 35 करोड़ के दरमियान में, नंबर 4 पे इंडोनेशिया आता है 28 करोड़ 80 लाख। हम 5वें नंबर पे। मुझे तो लगता है अनऑफिशियली शायद हमारी पॉपुलेशन जितने आपके शहरों के साइज फैल चुके हैं, आप इंडोनेशिया को अनऑफिशियली एक्सीड कर गए हैं। और जैसे आपने खुद शुरू में कहा कि SIFC नेशनल कोऑर्डिनेटर ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फोरम पे खुद कहा 7 हफ्ते पहले अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए, 10 दिन पहले 7.8% या 59 लाख लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं। खुदारा उसमें 10 से 15 लाख लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उस की तादाद से लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं पढ़े लिखे। तो अगर आप इनके लिए रोजगार के मौके नहीं फराहम करेंगे तो ये किस तरफ जाएंगे? ये गवर्नमेंट को आपके वैसे सवाल का सीधा सीधा जवाब है, रोजगार के मौके फराम नहीं होंगे तो लोग टिकट पकड़ के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है। मेरे जितने दोस्त जो डॉक्टर्स हैं सब बाहर चले जाते हैं। मेरी जितनी भी मतलब बचपन की फ्रेंड्स हैं, मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई इस टाइम पे अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई इस टाइम पे UAE में प्रैक्टिस करी, कोई दुबई में है, कोई फुजैरा में है, कोई बरतानिया में है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बड़े अफसोस के साथ हमारे यहाँ से जो लोग वहाँ चले जाते हैं, नो डाउट के रेमिटेंस के हवाले से बात की जाए, वहाँ से जो हमें ठीक है इकोनॉमिकली फ़ायदा भी होता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हों कि हमारे यही जो टैलेंटेड लोग हैं, जो हमारे मुल्क की करीम हैं, वो हमारे मुल्क में रह के काम करें, हम उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों। आप सब शायद अग्री करेंगे। अच्छा जी, SM तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। सर पहले आपको आवाज़ नहीं जा रही थी, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। SM तनवीर साहब, हुमायूं इकबाल शामी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और कामरान अरशद साहब अभी बात कर रहे थे। हम बात करें इकॉनमी के हवाले से कि जो भी आता है वो दावा करता है कि जी 2 साल में दूध शहद की नहरें बहा दी जाएंगी, हम इस ग्रोथ तक पहुँच जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक रोड मैप भी होता है जी, हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें हैं। लेकिन जब हम अचीव करने की बात करते हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं, तो अक्सर ये कहा जा रहा होता है जी पुराने जो थे हमसे पहले वाले, वो इतने मसाइल खड़े करके चले गए तो हम तो उसको भी ठीक करने में लगे हुए थे, तो अगले इलेक्शन आ गए। तो ऐसा ही क्यों किया जाता है? क्या आपको लगता है कि हमारी प्लानिंग में कोई कमज़ोरी होती है, या जो टीम वर्क होता है वो सही नहीं होता है? मुशीरों की इतनी बड़ी तादाद होती है जो गाइड करने के लिए होते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में है, जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट में, वो मशवरे नहीं सही दे पा रहे होते हैं, या मशवरे सही दे पा रहे होते हैं, हम उन मशवरों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। निग्लिजेंस कहाँ पर नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने प्लानिंग की बात की, मैं समझता हूँ कि हमारा कोई विजन ही नहीं है। दुनिया में तो लोग, आप सऊदी अरेबिया जाएं तो अपने विजन 2030 की बात कर रहे हैं। हमें अपना 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल एक प्लान बनाना चाहिए। उस प्लान के ऊपर फिर हम पूरे की पूरी कौम को फोकस हो जाना चाहिए। इशू हमारे यहाँ ये आता है कि हम जो एक हुकूमत आती है, एक प्लान करती है, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जब दूसरी आती है तो वो कहती है हर चीज उसने बुराई कर दी। ऐसे नहीं होता। हर हुकूमत को अच्छाई भी करती है, उसको लेके आगे चलना चाहिए। वो अच्छा काम हम छोड़ देते हैं और हम बुराई पकड़ लेते हैं और फिर हम जीरो से शुरू करते हैं। 78 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए, और हम जो नई हुकूमत आती है उसको जीरो से लेके शुरू करती है। तो ऐसे नहीं होता।
इन्हें चाहिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, इन्हें चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, 10 साल 20 साल एक प्लान बनाए जिस पे हम सब मिलकर काम करें और उस टारगेट को अचीव करें। ठीक है, तो अभी सर आप कितने नंबर देंगे अभी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, पैटर्न इन चीफ FPCCI, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मईशत पे, इकॉनमी पे, तो आप कितने नंबर देंगे मेरिट पे? हुकूमत ने जो अपने टारगेट सेट किए थे, मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में आपके ज्वाइन करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को मेंशन कर रही थी, जो नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताई तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज थे कि जी अब हम बड़े इत्मीनान में हैं, बड़ा इत्मीनान है कि हम वाशी बहरान से निकल चुके हैं। देखिए, नंबर तो कौम देगी। आप भी तो कौम की सर, आप भी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। जी जी, मिनिस्टर साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, जब इन्होंने हुकूमत टेक ओवर की उस वक्त 320 या 325 रुपए का डॉलर था, जो आज 285 या 280 के ऊपर आ गया। ठीक है। बैंक इंटरेस्ट 22% था, आज ये 10.5% पे आ गया है। ये इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं और ये यही कहते हैं कि IMF का भी जो प्रोग्राम है वो 1.5 साल का और रह गया, जून 2027 में ख़त्म हो जाएगा। अब आप आज की बात करें, इस वक्त हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। बच्चे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। इस वक्त इंडस्ट्री, इस वक्त अभी कामरान रशीद साहब बात कर रहे थे, 140 यूनिट तो पिछले 1.5 साल में टेक्सटाइल के बंद हो चुके हैं। तो इतनी देखिए ना, 2.55% हमारे मुल्क में ग्रोथ रेशियो है। 16,000 बच्चा रोज का पैदा हो रहा है। हमें उसको कैसे इंगेज करना है, उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इसका एक ही हल है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उनको रोजगार मिलेगा, वो पॉजिटिव कामों में लगेंगे। अगर आप नहीं होती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लस आप एक और चीज देखें ना, आपका GDP का साइज क्या है पाकिस्तान का? 412 बिलियन डॉलर। इंडिया तो 4 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर है, USA 29 ट्रिलियन डॉलर है। हम कहीं पर भी नहीं है। उसके लिए जब तक हम कुछ प्लानिंग नहीं करते, सीरियसली सर जोड़ के नहीं बैठते, हम आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, इसको आगे जाना है और इंशाल्लाह जाके भी रहेगा, बट हमें प्लान करने की जरूरत है। अच्छा जी सर, रोजगार के हवाले से बात होती है, हुमायूं साहब, जी जी, वज़ीर ख़जाना साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी, आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती रोज़गार देना, जी जी, ये निजी शोबे की जिम्मेदारी होती है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है ना कि पाकिस्तान में तो इस सेक्टर को जो है, ये जो रोज़गार को जो हुकूमती जो बढ़ाया गया, हर चीज़ में हुकूमत घुस गई, उसकी तो वजह बुनियादी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। एक सवाल मेरे ज़हन में आया है सर, आपकी इजाज़त से ज़रा ये सवाल मैं तीनों की तरफ लेकर आऊँगी बारी बारी। सर आप भी सुनिएगा ज़रा, SM तनवीर साहब, कामरान रशीद साहब, ये आपकी तरफ सवाल लेकर आऊँगी। पहले हुमायूं साहब आपसे शुरू करूँगी। जी जी, टैक्स के हवाले से जब बात की जाती है ना, हम सैलरीड तबका हैं, जी जी, हम अपनी सैलरी पे इतना टैक्स दे रहे हैं कि हमें इतनी हमारी जो सैलरी होती है इतनी कट के हमें मिलती है। जी जी, सैलरीड तबका हर जगह टैक्स देने में कुर्बानी देता है। जी जी, मैं कुर्बानी का लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ। जी जी, और आपको पता है कि किस हद तक टैक्स होता है कितनी सैलरी पर। लेकिन एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देता। हमेशा कहा जाता है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन वो जो फ्यूचर टेंस है वो फ्यूचर ही रहता है, वो प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जी जी, देखिए ये टैक्सेशन की आप बात कर दी, बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए इसमें बात ये है कि ये जो सैलरी और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो इनकम टैक्सेस है वो किस हद तक ज्यादा, जरा ये भी बता दें। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। टैक्सेशन का सैलरीड जो पर्सन है ना, उसकी मजबूरी ये है कि वो टैक्स देता नहीं, उसको टैक्स कट के तनख्वाह मिलती है, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं होता है कि इसके अलावा कि वो एक्सेप्ट करे। तो यानी उससे टैक्स ले लिया जाता है, पहले टैक्स लेके उसको करने के बाद उसको दिया जाता है, तो इसलिए उसका टैक्स देने का तो वो तो मतलब पहले ही कट जाता है। और वो तकरीबन हमारा जो इनकम टैक्स है ना, जो इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा, इसका भी तकरीबन 90% FBR में ऐसा है जो कि ऑटोमेटिकली विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स की शक्ल में आ रहा है। तो ये FBR की इसमें कुछ नहीं होती ये। लेकिन अब जो आपने जो बताई बात, आपका इस वक्त जो मैं जो पहले भी बात की, ग्रोथ की बात कर रहा था कि आपने सवाल किया था एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने कहा हो नहीं सकती जब आपका 52% तक आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, 45% तक आपका वैसे इनकम टैक्स है, तो इसके ऊपर कौन करेगा यहाँ कारोबार पाकिस्तान में आके। तो अब मसला ये है कि ये जो चीज़ें, और फिर ये जो अभी नई इन्होंने लगाई कि जी 2 साल से हमने डिजिटलाइजेशन कर दी है, वो जो डिजिटलाइजेशन हो रही है उसमें मैं तो ये देख रहा हूँ, मुझसे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमें नोटिस आ रहे हैं, वही लोगों को आ रहे हैं जो कई सालों से टैक्स दे रहे हैं। यानी वो 5-5, 6-6 साल से, वो बल्कि 10-10 साल से वो
वो हैं जो लोग हैं यानी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको आ रहे हैं, उसकी बजाय कि वो निकलें उन लोगों के एसेट्स निकलें जो कि आपने कहा है जो यानी मुझे तो वो जब आपका मुझे शेर याद आ गया कि वो जिसने सबक ना याद किया जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं वो वैसे ही बाहर है आपका रिटेलर सबक क्यों याद किया छुट्टी नहीं मिलेगी रिटेलर वैसे ही बाहर है, एग्रीकल्चर वाला आपका वैसे ही बाहर है बाकी। अच्छा अब दूसरी चीज़ एक और होती है, जब आपका टैक्स रेट इतना ज़्यादा होगा ना तो फिर वो उसके अंदर चोरी होगी। हर आदमी कोशिश करेगा कि मैं ना करूं। अगर थोड़ा हो ना दुनिया में जिस तरीके से 10-15-20% तक आप टैक्स लेते हैं ना तो लोग कहेंगे यार बजाय कि इधर उधर करने के यार इतना टैक्स दे दो, और उसका नतीजा ये होगा कि सर्किट बढ़ेगा। जब तक आपका सर्किट नहीं बढ़ेगा, आपका टैक्स का नेट नहीं बढ़ेगा, आप वो जो आपके इस वक्त जो 2-4% लोग जो या 10% लोग जो दे रहे हैं, 10 भी नहीं है, 2-4% से ज्यादा नहीं है। तो ताजिर तबका जो है, ताजिरों की जब बात की जाती है तो ताजिरों से टैक्स रिटेलर तो नहीं देता, और कभी गवर्नमेंट ने, और वो रिटेलर इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 1-1.5 करोड़ है। मेरी एक दफ़ा और मैं बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ बोल रही हूँ, बाकायदा ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी रही है तजाज और हड़ताल के नाम पे। हड़ताल हो जाती है। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, उन चीज़ों को नहीं ला रहा। इसको आम अल्फाज में ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे। मैंने इनको सजेशन दी कि आप थोड़ा सा जो रिटर्न जो लोग बाकायदा टैक्स पेयर हैं जो पिछले 5 साल से उनकी जो टैक्स रिटर्न हैं उनको ऐसा एक्सेप्ट कर लीजिए, और उनको आप देखें, उन लोगों को देखें जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं, उनके एसेट्स इनकम को देखें। अब आपने वो बैंकिंग का लेके बैंकिंग डाटा ले लिया और बैंकिंग दे के उधर से आप उन निकाल के लोगों को, तो ये इस तरीके से फिर मतलब ये तो और लोगों को खौफजदा करने वाली बात है। मजीद उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए ये आप मजीद उनके लिए एक मुश्किलात अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेट नहीं बढ़ेगा इस तरीके से आपका। ठीक है जी, चलें हमें भी ब्रेक पे जाना है। मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान अरशद साहब आपकी तरफ और एसएम तनवीर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहिए थी, मुझे ब्रेक पे जाना था। हुमायूं साहब से मैं बात करी थी कि जो सैलरीड तबका है वो हमेशा टैक्स देता है, बल्कि वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सैलरीड तबके से टैक्स ले लिया जाता है, टैक्स डिडक्शन के बाद उनको सैलरी दी जाती है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक तबका ऐसा होता है जो हमेशा टैक्स नहीं देता, हमेशा दावे किए जाते हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। लेकिन मैंने ब्रेक से पहले बड़ा सोच समझ के एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताजिर बिरादरी के भाई जो भी हमें देख रहे हैं कि ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी जाती है हड़ताल के नाम पर, एहतजाज के नाम पर, और ब्लैक मेल हम हो जाते हैं। तो सर आप कैसे देखते हैं एसएम तनवीर साहब? जो हुमायूं साहब ने बात की वो कह रहे हैं कि 45 to 55% टैक्स है। इसमें अगर आप डिविडेंड पे भी टैक्स शामिल कर देंगे ना तो ये 64% टैक्स हो जाता है। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दबाते जा रहे हैं। आप देखें ना जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से छोड़ के जा रही हैं, वो पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट कर रही। हर रोज हम एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि फलाना चला गया, फलाना चला गया। हमें चाहिए कि टैक्स को ठीक करें, और जो लोग नहीं दे रहे उसको टैक्स में लेकर आए, टैक्स नेट में लेकर आए। हम तो एक ही बात बोलते हैं, बट जो चल रहा है उसको खुदारा अगर आपने इस तरह से मारना शुरू कर दिया, वो बंद हो रहे हैं। टैक्स है, आप बिजली की प्राइस बात कर लें, इतनी महंगी बिजली है यहाँ पर, ये बिजली का सिस्टम इतना खतरनाक है, मुझे तो लगता है इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना है। इतना खतरनाक बिजली का सिस्टम है। इंटरेस्ट अभी गवर्नमेंट ने कम किया, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बट उनको भी वक्त के साथ साथ फर्दर और नीचे लाना चाहिए। सीपीआई इंडेक्स आपका 6% है तो उसको 7% कर लें। ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखकर भी गवर्नमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन रुपए जाया कर रही है सालाना, जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये चीजें हैं जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग बार बार, जब तक इनको ठीक नहीं करेंगे ना एंड में टैक्स मिलेगा। आप ले लें, जो चल रही इंडस्ट्री बंद होती जाएगी, लेके दिखा दें टैक्स। और जो सैलरी पेशा लोगों की आपने बात की वो बिल्कुल एट सोर्स उनको काट लिया जाता है, बट ये भी जो उसमें 65% लोग हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो टैक्स आ रहे हैं वहां से। आप इंडस्ट्री बंद कर दें, हर चीज खत्म हो जाएगी। इस वक्त हमारा मेन फोकस होना चाहिए इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है, और हमारे यंगस्टर्स और लोगों को इस मुल्क में कैसे रिटेन करना है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपसे आपके सवाल में से एक सवाल मेरे ज़हन में है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। कामरान साहब, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने बात की, लोगों को रोज़गार के मौके कैसे फराहम करें, ज़रा आसान अल्फाज में आप समझा दें कैसे करने हैं फराहम?
जी देखें, जो तनवीर साहब ने बात की, ये मैं ऐसे बिल्कुल तनवीर साहब से पूछना चाह रही थी कामना साहब, एक मिनट। उन्होंने कहा ना कि रोजगार के मौके कैसे फराहम करने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की। मैं उन्हीं से जरा समझना चाह रही थी कि कैसे वो होंगे प्रोवाइड, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही जो मैंने बात की कि करीम जो है हमारी, जो पढ़ लिख जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वहाँ से पैसे आते हैं, रेमिटेंस आती है, हम उतने में खुश हो जाते हैं, और होना भी चाहिए हमें खुश। लेकिन क्या ही बात हो कि हमारे मुल्क में हमारा एसेट है ना, तो हमें सर्व करें। एसएम तनवीर इसका साहब, एक ही हल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अलावा कोई हल नहीं है। यही लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे, यही बेरोजगारी खत्म करेंगे। जो लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, मैं आपसे ये भी एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। $37 बिलियन हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती है। अच्छा, 90 लाख पाकिस्तानी है जो बाहर पाकिस्तान काम कर रहा है। आप एवरेज लगा ले तो $315 एक पाकिस्तानी कमा रहा है। वेरी लो। घर में जो फिलिपिनो काम कर रही है ना, जो सफाई करने वाली है, वो इस वक्त $600 ले रही है। आप देखें तो हम किस क्वालिटी की एजुकेशन यहां पे दे रहे हैं। कोई सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा जा रहा है, वो जो सरकारी स्कूल में जा रहा है वो क्या वो कामयाब हो रहा है? कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाह रहा है? देखें हर चीज में खराबी हुई है यहां पर। हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। ये रिफॉर्म्स की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर हम सही तरीके से चलें, यही बच्चा जो एवरेज $600 कमा ले, $74 बिलियन आता है, ये तो मुल्क ठीक हो जाएगा हमारा, मगर कोई फोकस नहीं है हमारा इस पे। कामरान अरशद साहब जी। जी, मैं बिल्कुल जो एसएम तनवीर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल 100 नहीं 500% दुरुस्त कह रहे हैं। और अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ना किया, रोज़गार के मौके ना बनाए, तो मुझे खदशा है कि चीज़ें बड़ी ख़राब हो सकती हैं। एंड खाली इकोनॉमिक अनरेस्ट भी होगा, और इसके और बड़े सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जो तनवीर साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के सारे माशी मसलों का हल ही सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये बड़े की बात है कि सन 2008 में हमारी एक्सपोर्ट और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट, मैं सिर्फ इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात कर रहा ठीक है, हूँ, दोनों पर थी, दोनों के बैरूनी कर्जे भी एक बराबर थे। रफली $1 पे दोनों मुल्कों की उस वक्त एक्सपोर्ट थी ±5%, एंड $16 बिलियन पे बैरूनी कर्जे थे ±5%। आप फास्ट फॉरवर्ड कर दें सन 2008 से सन 2025 तक, तो पाकिस्तान 8 बिलियन से 19.3 पे जा, 16.5, 16.6 और फिर 17.8 पे इस साल गया। और हमारी एक्सपोर्ट 30 से $32 बिलियन पे गई, जिसमें सबसे बड़ा लायन शेयर ने ला के दिया 1.2, 1.3 बिलियन। बांग्लादेश 2008 से 2025 तक 8 बिलियन से लेकर 47 बिलियन प्लस पे गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लिया है, लोगों को उन्होंने काम पे भी लगाया, एंड उनके बैरूनी कर्जे भी हमसे बहुत कम है। तो अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, हमारी उनसे ज्यादा है। ठीक है, बांग्लादेश एक हिंद के साइज का मुल्क है, ठीक, ये ही जैसे ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल तो इकोनॉमी पे यही बनता है ना कि हम अपना कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं तो हम अमेरिका बरतानिया से नहीं कर रहे, एक ऐसे मुल्क से कर रहे हैं जिसका वजूद भी हमारे वजूद से ही निकला और हमारे बाद। तो खैर ठीक है, गुड फॉर बांग्लादेश। लेकिन ये कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस कंपैरिजन में एक बहुत ज़्यादा जवाब छुपे हुए हैं बहुत से सवालों के। आपसे मेरा एक सवाल सर ये कि जिसको हम कहते हैं कुछ इदारे जो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं, जैसा कि स्टील मिल की अगर हम बात करें, खैर उसके बाद स्टील मिल का हाल जो आपके सामने रहा, और पीआईए की बात करें, पीआईए मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट अगर बात कर लें, निजीकारी होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। दुनिया में जो कामयाब ममालिक हैं वो तो कर देते हैं अपनी एयरलाइंस को, इनको प्राइवेटाइज। हमारे यहाँ बहस ही चलती रहती है। एक तो इतने लोग भर्ती किए हुए हैं, फिर उनको तनख्वाह मिल रही है, वो कमा के कुछ दे नहीं रहे, लेकिन तनख्वाहों का बोझ जो है वो हमने उठाना है, तो फिर वो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं। तो अब कोई उम्मीद रखी जाए कि अब ये 23 दिसंबर को ये जो कोई कुछ होगा फ़रोख्त वाला मामला जो है? देखें बात सुने, जब तक आपकी इकोनॉमी जो है ना वो पॉलिटिकल बेसिस पर चलेगी, जब तक आपकी सारी डायरेक्शंस पॉलिसीज पॉलिटिकल उस पर चलेंगी। ठीक है। अगर आप इसको देखें कि जब से ये आपकी स्टील मिल जो नहीं हो रही कितने से 2016 से तो ये बंद है, यानी 2016 से हम लोगों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं, यानी 10 साल होने वाले हैं। पीआईए जो है, मेरा ख्याल है पढ़ता था जब मैंने सुना था कि ये प्राइवेटाइज हो रही है,
उस वक्त से आज तक नहीं है। उसकी वजह यही है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस मेरे है ख्याल से तकरीबन शायद 1998 कार से चल रही है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो एक बड़ी अच्छी बात की कि बंदे भर्ती किए हुए हैं, ये बंदे जो भर्ती हुए हैं यही तो मसला है कि हर पार्टी ने अपने बंदे भर्ती करा रखे हैं। सर मसला ये ना उनको निकाला भी तो नहीं जा नहीं सकता निकाला ना। कि इसलिए नहीं कि वो हाँ। एक आ जाता है ना, प्रेशर आ जाता है ना, दूसरी वो आ तो जाते फिर हैं। सर हाल तो ये अब प्राइवेटाइज कर दिया नहीं जाए। प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन मैं तो आपको बताया जब तक पॉलिटिकल ड्रिवन आपकी पॉलिसीज होंगी तो प्राइवेटाइज नहीं हो रही। जो पार्टी आपकी गवर्नमेंट में होती है वो कहती है इसको प्राइवेटाइज कर दो, जो अपोजिशन में वो कहती है नहीं प्राइवेटाइज नहीं करने देना। अब ये जो स्टील मिल को आपने निकाल दिया है, ठीक है। स्टील मिल को तो आपने निकाल ही दिया है उसमें से। पीआईए को जो है, पीआईए में से भी आपने जो लाइबिलिटीज थी वो आपने ले ली है, एसेट के साथ वो एक होल्डिंग कंपनी बना दी है। आप देखिए फ्लीट की बात करें, जहाज हैं कितने, मैं यही बात ठीक है, और आपने स्टाफ कितना भर्ती कर लिया, ठीक है, ग्राउंड पे भी। और एसएम तनवीर साहब आपसे ये सवाल मैं पूछूंगी कि जब हायर किया जा रहा होता है तो तब नहीं देखा जा रहा होता है कि हमें इसमें कैपेसिटी कितनी है या कितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपने भर्ती कर लिया, फिर जारी बात उनको टर्मिनेट भी नहीं किया जा रहा होता, करना भी जारी बात है नाइंसाफ़ी, एक दफ़ा आपने रख लिया कैसे टर्मिनेट किया जाए। बहरहाल प्राइवेट इदारों में तो डाउन साइजिंग हो जाती है, आपको बगैर बताया अक्सर कह दिया जाता है कि चलें जी आज आप आखिरी कप चाय पिएँ और कल से हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। दैट्स इट, डाउन साइजिंग, आपके परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं है, डाउन साइजिंग। तो अब ये जो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं, जैसा पीआईए की हम बात करें, प्राइवेटाइज भी नहीं हो पा रही, तो फिलहाल क्या नजर आता है, क्या बोझ नहीं पड़ता मैशत पर? देखें जी, सवाल यह कि गवर्नमेंट का क्या काम है कारोबार करना? गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना। ये गवर्नमेंट कहाँ से कारोबार करना शुरू कर देती है? पीआईए बना लेती है, स्टील मिल बना लेती है, जो चीज़ में गवर्नमेंट पड़ती है वो चीज़ बर्बाद हो जाती है। अब गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी बनाए, प्राइवेट सेक्टर को दे, जैसे मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं जैसे हॉस्पिटल हेल्थ की बात कर रहा हूं, पैसे जो लगा रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दें। आप बाहर से दुनिया के बेस्ट लोग लेकर आए, गवर्नमेंट का काम नहीं है। जहां गवर्नमेंट ने पढ़ा वहां पर हर चीज बर्बाद हो जाती है। ठीक है जी, आपका लास्ट कमेंट कामरान साहब। जी, मैं अगेन यही कहूंगा कि गवर्नमेंट का काम पॉलिसी मेकिंग है, बिजनेस करना नहीं है। दुनिया के तरक्की में ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती हैं, एंड गवर्नमेंट एक फेयर एंड फ्री फिट पॉलिसी बनाती है जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है फ्रॉम बिजनेसमैन एंड इंटरनेशनल होता है, वरना आप ठीक है मुल्क से ठीक है, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, आपने कहा बिजनेस करना नहीं। सर आपका लास्ट कमेंट हुमायूं साहब। नहीं बिल्कुल, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ये जब तक देखें बात ये है कि ये जो आपकी जो प्राइवेटाइजेशन मैंने बता दिया उसकी ना होने की वजह वो ये बना दी है कि ओवर स्टाफिंग है, ओवर स्टाफिंग हुई है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने की है और उन्होंने की हुई, अब उनके बंदे हैं तो वो कैसे बाहर आ सकते हैं। तो लेकिन बात यह ना कि गवर्नमेंट का जो काम है बुनियादी तो बिल्कुल ठीक है, 100% मैं एग्री करता हूँ, गवर्नमेंट का बिल्कुल काम नहीं है कि वो कमर्शियल बिजनेस के अंदर आए, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी काम है ना कि वो जो राइट डायरेक्शन, यानी अगर उनको नज़र आता है कि एक चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ हमें तबाही की तरफ ले जा रही है, तो उसके ऊपर को स्टैंड तो लिया जाए, बजाय इसके कि पॉलिटिकली कंप्रोमाइज किया जाए सिर्फ इस वास्ते। नहीं सर, स्टैंड इस बात पे लिया जाता है कि प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। नहीं वो मैं अर्ज यही कर रहा हूँ ना कि अपनी मतलब आप एक जब सोल्यूशन तजवीज किया जाता है तो वो सोल्यूशन आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पे स्टैंड लिया जाता है। आज तक आपके वाटर रिसोर्सेज नहीं बन सके, डैम नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है? पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर नहीं बन रहा है ना, सबको मालूम है पानी जाया हो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बड़ी हेल्दी रही और मेरे ख्याल से नाज़रीन ने भी बड़ा एंजॉय किया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।